हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम आज का जो टॉपिक पढ़ाएंगे महिलाओं की सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं और उनके बारे में पढ़ाएंगे। महिलाओं और बच्चों की जो समस्याएं थी उनके बारे में हम आपको बताएंगे। जो मुख्य सिविक का जो सिलेबस है, यूपी प्लस का सिलेबस में जो एक टॉपिक दिया है, महिलाओं की सामाजिक समस्याएँ और बच्चों की कौन कौन सामाजिक समस्याएँ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, देखते हैं ऊपर क्या लिखा। भारतीय महिलाओं की प्रमुख समस्याएँ कौन कौन सी हैं। हमारे जो भारतीय महिला हैं उनकी समाज में होने वाली परेशानियां हैं और कौन कौन सी हैं और उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले जो आपसे परेशानी दी है जो हमारी है वो है लिंग भेदभाव। यानी कि आपने देखा होगा समाज में जो पुरुष की वैल्यू होती है, जो लड़की होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लड़की की वैल्यू कम होती है। कहा जाता है कि जो लड़का होगा वो बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमारे देश में लड़का और लड़की को समान होना चाहिए, लिंग भेद नहीं करना चाहिए। दूसरा हमारा पारिवारिक समस्याएं, बाल विवाह, दहेज। बाल विवाह भी एक प्रकार की जो औरतों के साथ, महिलाओं के साथ होने वाली सामाजिक समस्याएं हैं। क्योंकि अगर कम उम्र में शादी हो जाती है तो लड़कियां ज़्यादा मैच्योर नहीं होती हैं, जिससे जब उनकी गर्भावस्था में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बाल विवाह में उनका कम समय में शादी हो जाएगी तो वो माँ बनने के लिए तैयार नहीं रह पाती हैं ज़्यादा। इसलिए प्रकार का बाल विवाह भी एक सामाजिक समस्या है। दहेज आदि, दहेज भी सामाजिक समस्या होती है। कहने का मतलब बिना दहेज के आजकल कोई शादी करना पसंद नहीं करता है, लेकिन दहेज नहीं लेना चाहिए, हमारे कानून के खिलाफ भी है। फिर तीसरा हमारा है वैवाहिक समस्याएं। वैवाहिक समस्याएं भी होती हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। फिर आखिरी मेरा है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा देखा होगा गांव शहरों में, समाजी में जब गांव में लड़की शादी करके जाती है तो वहाँ पर पर्दा प्रथा बहुत प्रचलित रहती है। कहते हैं कि लड़की को पर्दा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्दा ज़रूरी नहीं है, हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए, गुण अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी हमारी अच्छी होना चाहिए, बस पर्दा से कुछ नहीं होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ। कहने का मतलब महिलाओं में जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ होती हैं वो भी एक प्रकार की सामाजिक समस्याएँ होती हैं। नेक्स्ट हमारा है शैक्षणिक समस्याएँ। आजकल के ज़माने में जो प्राचीन समय में कुछ ज़्यादा ही था कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। ठीक है, लड़के को पढ़ाया जाता था कि हाँ लड़कियाँ आगे क्या करेंगी, उनको तो केवल घर ही के काम करना है, बर्तन ही धुलना है, खाना ही बनाना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, समय बदल रहा है धीरे धीरे, और जो शैक्षणिक समस्या है लड़कियों में वो निरंतर गिरती जा रही है। मतलब कहने का है ये कि लड़की भी अब परस्पर भाग ले रही हैं अपने शैक्षिक कार्यों में, और ऊंचे ऊंचे पद पर भी लड़कियां आसीन हैं। कहने में मतलब देख लीजिए, एक लड़की ही आपके भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, एक लड़की ही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, वो भी एक प्रकार की, ठीक है, महिला ही थी। तो एक तमाम प्रकार की हमारे देश में हम महान हस्ती हुई हैं जो लड़की हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़की को अगर पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे तो काम चल जाएगा, लड़की को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आर्थिक समस्याएं कुछ होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं। अब जो समस्याएं मैंने बताया है 8 पॉइंट समस्याओं को लेकर, इनको हम थोड़ा डीपली में पढ़ाएंगे, ब्रीफ में ना पढ़ाकर थोड़ा डीपली में पढ़ाएंगे, क्योंकि जब डीपली में पढ़ाएंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही पढ़ा दिया है, कुछ पॉइंट ऐसे बताया है और उसको थोड़े बारे में 2-2 पॉइंट लिख के ऐसे बता दिया है। लेकिन हम आपको ब्रीफ में थोड़ा ना बना के थोड़ा डीपली बताएंगे, जिससे एग्जाम में आपको ऊपर ना आकर के बढ़िया से अच्छे बॉटम तक आप लेवल तक पहुंच जाइए, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो जाए। ठीक है, मैं पहले बता दूं, आज जो हम समस्याएं पढ़ाएंगे इसमें महिलाओं की पढ़ाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम बच्चों की जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं महिलाओं की सामाजिक समस्याएं। जो हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे वो बच्चों की कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं होती हैं और उनके कौन कौन से मुद्दे होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ बता दें, मेरे यूट्यूब चैनल पर मुख्य सेविका नाम से एक प्ले लिस्ट बना है और उसमें पार्ट वाइज जो होते हैं हमारी वीडियोस पड़ी हैं। ठीक है, पार्ट वाइज और कौन सा चैप्टर है उस थंबनेल के चैप्टर पे लिखा हुआ चैप्टर का नाम। तो ठीक है, आप अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, देखते हैं अब हमारी भारत महिलाओं की समस्याएँ कौन कौन सी हैं। भारत की महिलाओं की समस्याओं को निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है। पहली जो हमारी समस्या रही है वो शैक्षणिक समस्या। ठीक है, भारत में नगरों की तुलना में गाँव में स्त्री की साक्षरता बहुत कम है। कहने का मतलब ये जो गांव में साक्षरता का लेवल होता है महिलाओं में वो कम होता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को उनके पेरेंट्स जो होते हैं पढ़ाना कम पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ऐसा होता है, उनकी भावना ऐसी होती है कि लड़कियां क्या करेंगी आगे जा कर के, केवल शादी कर देंगे और वो घर के काम करेंगी, बच्चे संभालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़की को पढ़ाना चाहिए, पढ़ लिख के लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती है। फिर देखेंगे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकालत एवं अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या तो और भी
कम है। कहने का मतलब है कि आज के ज़माने में लड़की जो है वकील, अदालत, लड़की डॉक्टर, इंजीनियर ये बहुत कम देखने को मिलेंगी। अगर 100 लड़के हैं तो उसमें से लगभग 10% जो होंगी वो लड़कियाँ होंगी, बाकी हमारे 90% जो होते हैं वो लड़के होते हैं। स्त्रियों की शिक्षा न दिलाने के कारण पर्दा प्रथा और स्त्रियों में पुरुष पर निर्भरता एवं उनका कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित है। जैसे मैंने बताया ना कि आजकल की भावना ये है कि लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो केवल घर तक ही सीमित रहता है, ठीक है। और वो टोटली जो डिपेंड होती हैं और लड़के के ऊपर डिपेंड होती हैं। वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं, आत्मनिर्भर नहीं हो पाती हैं और वो अपने पति के ऊपर हमेशा डिपेंड रहती हैं, उन पर निर्भर रहती हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होंगी नहीं तो केवल घर का काम करेंगी, बाहर कोई जॉब कर नहीं सकती हैं। इसलिए वो टोटल डिपेंड होती हैं, अपने पति के ऊपर डिपेंड होती हैं, लड़के के ऊपर डिपेंड होती हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा ऑप्शन है? नेक्स्ट हमारा है सामाजिक समस्या। अब देखेंगे सामाजिक समस्या में क्या क्या होता है। सामाजिक समस्या में क्या क्या होता है? तो सामाजिक समस्या परिवार एवं विवाह से संबंधित समस्या है। परंपरावादी भारतीय समाज में महिलाओं के साथ परिवार में दोयम दर्जे के नागरिक की भांति व्यवहार का पक्षधर है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में स्त्रियों की बहुत बड़ी दुर्दशा होती है। कहने में मतलब जब संयुक्त परिवार होता है तो वहाँ पर जो स्त्रियों की दुर्दशा है बहुत दयनीय हो जाती है, क्योंकि जब संयुक्त परिवार होगा तो उसमें लंबी फैमिली होगी, 2 या 2 से अधिक पीढ़ियाँ सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो उसमें जब स्त्री के ऊपर बोझ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एक परिवार में जब संयुक्त परिवार होगा, जॉइंट फैमिली होगी, तो उस फैमिली में लगभग 20 से 25 मेंबर होंगे। तो जो औरत का काम करना है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। अधिक खाना बनाना पड़ेगा, अधिक बर्तन धुलना पड़ेगा, घर काफ़ी बड़ा होगा तो उसको साफ़ करना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो लड़की के ऊपर है वो बोझ बढ़ जाएगा, जिससे उनको प्रॉब्लम होगी और उनकी दुर्दशा खराब हो जाती है। वे दासी की तरह जीवन व्यतीत करती हैं। मैंने बताया ना, वो दासी की तरह एक प्रकार की आया की तरह जीवन व्यतीत करती हैं, दासी की तरह जीवन व्यतीत करती हैं। घर में जैसे नौकर काम करते हैं वैसे वो काम करती हैं। जब संयुक्त फैमिली होती है तब उसे सास ननद के उलाहने, गालियों एवं प्रताड़ना का शिकार करना पड़ता है। कहने का मतलब है अगर सास अच्छी हुई तो कोई बात नहीं, वो अच्छे से रहेगी। अगर सास थोड़ा अच्छी नेचर की ना हुई तो उनको तमाम ताने दुनिया भर के सुनने मिलते हैं और उनकी अवहेलना करनी पड़ती है। परिवार की भांति ही भारतीय स्त्रियों की वैवाहिक समस्याओं भी गंभीर हैं। विवाह से संबंधित उनकी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। कौन सी समस्याएं हैं देखेंगे नीचे। प्राचीन जो आ है नंबर, इसमें है बाल विवाह। प्राचीन समय में भारत में बाल विवाह का प्रचलन रहा है। जब पुराने ज़माने की बात है, जब देश आज़ाद हुआ था लगभग, तो उस समय की बात है, तब बाल विवाह का अधिक प्रचलन था। तब लोगों में शिक्षा का अभाव था, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे तो बाल विवाह कर देते थे, क्योंकि उनको बाल विवाह का नुकसान पता था ना फ़ायदा पता था। बस क्या करना था कि हाँ उठा के बाल विवाह कर दिया। तो ये भी एक समस्या औरतों के सामने रहती है। फिर एक कम आयु में लड़की का विवाह कर देना माता पिता का धार्मिक कर्तव्य माना गया है। आज भी ग्रामों में ऐसे विवाह बहुत संपन्न होते हैं। बाल विवाह के दुष्परिणाम बुरे स्वास्थ्य, अकाल मृत्यु, वैधव्य रूप में महिलाओं को भुगतने पड़ते हैं। कहने का मतलब जब कम उम्र में लड़की शादी हो जाएगी तो मैच्योर नहीं हो पाएगी और वह माँ बनने के लिए तैयार नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब वो जो उसकी मैटरनिटी पावर होती है वो ज़्यादा हो नहीं पाएगी, उसका मानसिक विकास डेवलप नहीं हो पाएगा, ना उसका फिजिकल डेवलप हो पाएगा, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उसका मतलब ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल हाई नहीं होगा, तो उसको लाइफ की थोड़ा रिस्क हो जाती है और वो तमाम समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है, ठीक है। अगला हम देखेंगे क्या है, विधवा। पुनर्विवाह का अभाव। हिंदुओं में पत्नी की मृत्यु बाद पति को दूसरा विवाह करने की छूट दी गई है, किंतु स्त्रियों को पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने को मनाही है। कहने मतलब अगर स्त्री का पति मर गया है, ठीक है, तो वो विधवा हो जाएगी तो उसको दूसरा शादी करने का अधिकार नहीं है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लड़की को शादी करना चाहिए, क्योंकि अगर कम उम्र में उसका हस्बैंड एक्सपायर होगा तो उसकी पूरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, ये इस पर डिपेंड करता है। ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या है भारत देश में, ठीक है। फिर आगे है विधवा स्त्री अच्छा भोजन नहीं कर सकती है, उसे भोजन में मीठे, चटपटे, स्वादिष्ट में पोषक तत्वों के स्थान पर सादी वस्तुएं मात्र होनी चाहिए। शुभ कार्यों में विधवाओं की उपस्थिति अपशकुन मानी जाती है। कहीं कहीं देखा होगा कि अगर कहीं शुभ कार्य हो रहे हैं तो वहाँ विधवाओं को रोक दिया जाता है कि आप वहाँ न जाएं, क्योंकि आप एक अपशकुन हैं, ठीक है। आप विधवा हो चुकी हैं, आप जो धार्मिक कार्य हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनमें हिस्सा नहीं ले सकती, ऐसा लोगों का मानना होता है। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, भेदभाव करना बिल्कुल भी गलत है। ऐसा नहीं है कि लड़की का हस्बैंड जब तक था तो वो शुभ थी, ठीक है, शगुन थी। अगर उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो अब शगुन हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसी लड़की पहले थी वैसे बाद में है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा जो समाज है वो बहुत बेकार है, गलत निगाहों से, गलत नज़रों से विधवाओं को देखता है, ठीक है। फिर है विधवा महिला को शारीरिक मानसिक यातनाएं, कठोर जीवन, समाज की उपेक्षा, कटवचन भी सहने पड़ते हैं। कहने का मतलब है जो सामाजिक
तमाम प्रकार की यातनाएँ होती हैं वो विधवाओं को सहना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि धार्मिक कोई स्थान पर कोई पूजा हो रहा है तो वहाँ पर विधवाओं को जाने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो अपशगुन मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की यातना हुई जो उसे झेलना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दहेज। वर्तमान में दहेज एक गंभीर समस्या बनी हुई है। जो दहेज एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या है। आप ही नॉर्मल शादी कर रहे हैं तो लड़के वाले दहेज रूपी कम से कम 10 लाख रुपये या 15 रुपये या 20 लाख रुपये की डिमांड करते हैं। लेकिन अगर लड़की का पिता, उसका पेरेंट्स गरीब है तो 10-15 लाख रुपये कहाँ से लाएगा। तो इस प्रकार की उनकी शादी में जो तमाम प्रकार की यातनाएँ झेलनी पड़ती हैं। शादी बार बार ढूंढी जाती है और उसकी ठुकरा दी जाती है दहेज के कारण। ठीक है, तो ऐसा है हमारा देश, एक प्रकार की समस्या है जो लड़की के लिए बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। ठीक है, जो दहेज हमारा कानून है, इसमें जो कानून सरकार द्वारा बना भी है कि दहेज लेना पाप है, वैसे दहेज लेना भी नहीं चाहिए, ये हमारा मानना है। ये समस्या के कारण अनेक क्षेत्रों में बच्चियों के जन्म लेते ही मार दिया जाता है। कहने का मतलब है, जब कहीं पर देखा होगा कि अगर बच्ची जन्म लेती है तो उसे मार दिया जाता है। सोचते हैं कि अगर लड़की हुई है तो वो आगे चल के शादी करनी पड़ेगी, उसका दहेज देना पड़ेगा। दहेज के चक्कर में लड़कियों की जो जन्म दर है वो निरंतर कम होती जा रही है। जलाने, मार डालने घटनाएँ होती हैं। दहेज क्या, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा दहेज जो होता है, दहेज के चक्कर में जो हस्बैंड होता है उसको जला देता है मिट्टी का तेल डाल के, ये भी एक प्रकार की यातना होती है। ठीक है, तो दहेज प्रथा लगाया जाता है, फिर दहेज के लिए उस लड़की को जला दिया जाता है, ये भी एक प्रकार की यातना हुई। लड़कों के मोल भाव होते हैं और जो ऊंची बोली लगाता है उसे ही अच्छा वर मिल पाता है। देखा, मैंने बताया था कि जो अच्छी बोली लगाता है, मतलब लड़के बोली लगवाते हैं, ठीक है, अपनी, क्योंकि जब अच्छा दहेज दोगे तो अच्छा वर मिलेगा। ठीक है, कम दहेज दोगे तो कम वर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा है कि मतलब ये भी प्रकार की समस्या लड़कियों के लिए होती है। दहेज ने ही बालिका वध, परिवार विघटन, ऋणग्रस्तता, निम्न जीवन स्तर, बहुपत्नी प्रथा, बेमेल विवाह, अपराध, नैतिकता, भ्रष्टाचार और अनेक मानसिक बीमारियां का जन्म दिया है। कहने का मतलब जो दहेज होता है ये बहुपत्नी प्रथा हो जाती है। दहेज नहीं पाता तो दूसरे शादी कर लेता लड़का कि हम दूसरे शादी कर लेंगे, तो बहुपत्नी हो जाती है उसकी, यानी एक से ज़्यादा पत्नी हो जाती हैं तो उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। बेमेल विवाह हो जाता है, मतलब लड़की चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाती है हम इस लड़के से शादी नहीं करेंगे क्योंकि ये अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, दबाव में आकर समाज के पेरेंट्स उसका शादी कर देता, तो एक प्रकार का ये भी बेमेल विवाह होता है। अनैतिकता, भ्रष्टाचार एवं अनेक मानसिक बीमारियों को जन्म देती है। जो हमारा दहेज है इसमें तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं लड़कियों के लिए। फिर देखते हैं आगे क्या है, तलाक की समस्या। इसमें क्या है, परंपरागत हिंदू समाज में जन्मांतर के वैवाहिक बंधनों में विश्वास के कारण महिलाओं को पुरुष द्वारा अन्याय और अत्याचार सहन करने के बाद भी तलाक न लेने की नसीहत दी जाती है। तलाक किन्हीं भी कारणों से हो, तलाकशुदा स्त्री को तलाक के बाद उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है। मैंने कहा अगर लड़की का तलाक हो जाता है तो समाज में उसे गिरी नज़र से देखा जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है कि उस लड़की का तलाक हो गया। ठीक है, तो ये प्रकार की समस्याएं, यातनाएं जो होती हैं वो स्त्रियों को झेलनी पड़ती हैं, ये प्रकार की सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत आती हैं। तलाक के बाद उससे आसानी से कोई विवाह भी नहीं कर सकता। कहने का मतलब लड़की का जब तलाक हो जाता है तो उससे कोई भी लड़का शादी करना पसंद नहीं करता है। वह अकेलेपन का ही जीवन जीने, समाज में कुदृष्टि से देखे जाने वाले तथा अनावश्यक छीटाकशी का शिकार होता है। क्योंकि जब छीटाकशी मतलब वो कमेंट करना, समाज में लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि उसका तलाक हो गया। ठीक है, तो ये छीटाकशी मतलब होता है कमेंट करना, तो उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि उस लड़की का तलाक हो गया और उससे दूभर हो जाता है समाज में जीवन जीने के लिए। तो एक प्रकार की तलाक की समस्या भी इस लड़कियों के लिए एक सामाजिक समस्या के अंतर्गत आता है। मैं आपको डीपली में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, जब थोड़ा वो इस तरह पढ़ेंगे आप, थोड़ा आप लेट के बिस्तर पर आराम से वीडियो देखिए, और जब इस तरह पढ़ेंगे आप तो उसको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। और आपको क्या करना है, इसके केवल पॉइंट नोट डाउन करके रखना है और आपको कुछ नहीं करना है। जब पॉइंट नोट आउट कर लेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो तलाक की समस्या भी एक प्रकार की समस्या रहती है महिलाओं में। फिर देखते हैं वेश्यावृत्ति, गरीबी। जो लड़की गरीब होती है, धन की लालसा के दहेज, जो लड़की गरीब होती है वो धन की लालसा में दहेज, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर मनाही इत्यादि कारणों से भारत में वेश्यावृत्ति और कालगर्ष की समस्या महिलाओं के लिए बंद समाज की मानसिकता के कारण गंभीर होती जा रही है। कहने का मतलब है जो लड़कियां आजकल जो कालग्रस्त लड़कियां बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, बेचारी दहेज के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो पाती, तो इस प्रकार की वो कदम उठाती हैं। ये प्रकार की भी सामाजिक समस्या होती है महिलाओं के लिए। फिर देखते हैं पर्दा प्रथा। इसमें क्या है, ये भी एक प्रकार की सामाजिक समस्या है। भारतीय स्त्रियों की एक बड़ी समस्या पर्दा प्रथा भी है। स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घूंघट निकालें और अन्य पुरुषों से दूरी बरतें। जो मैंने कहा कि समाज में आजकल ये प्रथा चल रही है कि लड़कियां घूंघट करके चलें,
पर्दा करके चलें और दूसरे पुरुष से बचते रहें, ठीक है। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। आप गाँव में थोड़ा सब ज़्यादा देखने को पाएंगे, आप शहर में जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर ये ठीक है, जो पर्दा प्रथा है ठीक है, लेकिन शहरों में आप देखेंगे तो वहाँ पर्दा प्रथा बहुत कम देखने को मिलता है। हमको मानना कि हाँ पर्दा प्रथा होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि वो लड़की को और लगे। उनके सामने खुले मुंह बात न करें। पर्दा प्रथा कारण स्त्रियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है, वह शिक्षा ग्रहण करने एवं अर्जन करने से वंचित रह जाती हैं तथा स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव होता था। कहने के लिए जब पर्दा प्रथा होगा तो समाज के जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों की लड़कियां हैं वो कॉलेज नहीं जा पाएंगी, पढ़ नहीं पाएंगी, क्योंकि वो किसी संपर्क में उनके घर वाले अलाउ नहीं होने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है समस्या? समानता और सामंजस्य की समस्या। समानता और सामंजस्य की समस्या। भारतीय समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण महिलाओं को अनेक वैधानिक प्रयत्नों के बावजूद समानता का दर्जा नहीं मिल पाया है। घर, परिवार, कार्य की दशाओं, दैनिक मजदूरी इत्यादि के अनेक क्षेत्रों में उन्हें पुरुष के बराबर नहीं माना जाता है। कहने मतलब घर, परिवार, कार्य की दशाओं में, मजदूरी इत्यादि के अनेक क्षेत्रों में उन्हें पुरुष के बराबर नहीं माना जाता है, क्योंकि आजकल ये ज़माना ये मानना है कि जो स्त्री होती है वो पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, नहीं कर सकती, हर काम नहीं कर सकती है, लेकिन 95 या 85% काम ज़रूर कर सकती है स्त्री। क्योंकि आप देख लो ट्रेन के जो पायलट होते हैं वो भी स्त्री, वो भी मेट्रो के जो चालक होते हैं वो भी स्त्री है, ठीक है। अपने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो भी एक महिला ही है तो हैं। तो ऐसा नहीं है महिला सारे काम कर ली, उसके भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, 1 नाक है, ठीक है। सब कुछ सेम ही है, बस क्या है हमारी भावना जो मेंटालिटी बन चुकी है समाज में, ये चीज़ गलत है। तो ये भी समस्या एक आगे जाकर एक समस्या बन जाती है। शिक्षित स्त्रियों में घर एवं बाहर के कार्यों में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, वह भूमिका द्वंद्व में फंसी हुई हैं। घर की परंपरागत भूमिका तथा कार्यालय की समय की पाबंदी और कार्यालयीन कार्य की भूमिका के सामंजस्य नहीं बैठ पाती हैं। कहने मतलब वो जो बाहर होता है काम उसमें अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाती हैं और बराबर हिस्सेदारी नहीं कर पाती। ये प्रकार की समस्या है महिलाओं के लिए। फिर आगे स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। इसमें क्या है, भारत में यद्यपि स्त्री एवं पुरुष दोनों की औसत आयु में वृद्धि हुई है, फिर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जीवन अवधि सदैव ही कम रही है। देखो हर चीज़ में समानता लगभग मिल रही है, लेकिन अगर पुरुष और महिलाओं में देखा जाए तो औसत आयु लगभग उनकी कम होती जा रही है महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा। असमान लिंगानुपात, स्त्रियों की औसत आयु में कमी एवं मृत्यु दर की अधिकता के लिए बाल विवाह, प्रसव काल में स्त्रियों की मृत्यु। कहने का मतलब जब बाल विवाह होगा तो लड़की की जब कम उम्र में वो माँ बन जाएगी तो प्रसव काल के दौरान, उसकी डिलीवरी के दौरान उसकी, क्योंकि वो मैच्योर ज़्यादा नहीं है तो उसको मरने का, उसकी मृत्यु होने का कारण ज़्यादा रहता है। इस प्रकार स्त्रियों की आर्थिक पर निर्भरता, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व देना, कुपोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव आदि उत्तरदायी है। कहने मतलब जब स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होती हैं तो लड़कियां कुपोषण का शिकार हो जाती हैं, और लड़कों और लड़की में देखा जाए तो लड़के ज़्यादा माने जाते हैं लड़की की अपेक्षा। हमारा फिर है आर्थिक समस्या। भारतीय नारियों की समस्याएँ, उनकी गरीबी, मेन चीज़ यही है गरीबी भारतीय महिलाओं की सबसे मुख्य सामाजिक समस्या रही है। आर्थिक आश्रितता एवं शोषण से जुड़ी हुई हैं। अधिकांशतः महिलाओं कृषि कार्य से ही संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त वे खनन, पशुपालन एवं श्रमिक कार्य में लगी हुई हैं। उच्च पदों पर आसीन स्त्रियां तो गिनती ही हैं। कहने मतलब है कि उच्च पदों पर आसीन जो लड़कियां होती हैं उनकी मात्र गिनती ही है। फिर उच्च पदों पर आसीन स्त्रियों तो गिनती हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, पुरुषों पर निर्भरता, अज्ञानता, पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता आदि कारणों से स्त्रियों के कार्य में लगभग गिरावट आती है। अब हम देखेंगे, देखो ऊपर हमने पर जो पढ़ाया था वो मैटर हम ढूंढ के लाए थे, लेकिन ये जो हम पढ़ा रहे हैं जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी, ठीक है, उसमें हम इस चैप्टर को ढूंढ के लाएंगे जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आप देखो थोड़ा डीपली में पढ़ाएंगे, जब डीपली में पढ़ाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि इस चैप्टर में मुख्यतः क्या है और आपको कैसे करना है, क्योंकि जब अच्छे से आप पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे। देखो जब ये जो मैंने मैटर लाया हुआ है ये वाला, तो ये हम बुक से लेकर आए हैं। कहाँ से लेकर आए हैं? बुक से लेकर आए हैं, ऐसे कहीं उधर से नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है उसी सब्जेक्ट से छाँट पीट के हम इसको लेकर आए हैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। पढ़ाने को तो हम 10 मिनट में पॉइंट पढ़ा देंगे कि हाँ सामाजिक समस्याएँ कौन कौन सी हैं, तो नोट भी करा लेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन जब आपको हम 10 पॉइंट नोट कराएंगे तो उस पॉइंट में क्या क्या मैटर होता है उसको जब पढ़ा देंगे तो आपके दिमाग में एक मोटा बैठ जाएगा, क्योंकि ऐसा जब करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको याद भी हो जाएगा। जब हम थोड़ा डीपली पढ़ाएंगे तो आपको याद रहेगा, तो एग्ज़ाम में करने की जो क्षमता है आपकी अच्छी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार अगर देखो हमने हर चैप्टर का अलग अलग टॉपिक बनाया है। मेरे चैनल पे आपको
एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके पार्ट 10 तक हम वीडियो बना चुके हैं। 10 टॉपिक कवर कर चुके हैं और 10 टॉपिकों को मैं MCQ भी कर चुका हूँ, MCQ टाइप क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। तो आप MCQ टाइप क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में। फिर अब देखते हैं आज मैंने जो कंटेंट लेकर आया हूँ वाला, ये तो मैं बुक से लेकर आया हूँ, तो ये भी आपको मैं बताऊँगा और पढ़ाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय समाज में महिलाओं की समस्याएं क्या हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करें। इसमें क्या करना, प्रयासों का वर्णन करना है। ठीक है, देखेंगे क्या है यहाँ पर। कह रहा है आधुनिक युग में भारतीय स्त्रियों की दशा में काफ़ी परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया है? मध्य युग में जो विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधों स्त्रियों के ऊपर लागू किए थे, उनमें से अधिकांश समाप्त हो गए हैं। स्त्री शिक्षा के प्रयास के कारण स्त्रियां स्वयं के प्रति जागरूक हो रही हैं। वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां स्त्रियां नहीं हैं। मतलब कहने पर ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है, ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जहां पर हमारी स्त्रियां काम ना कर रही हों। छोटे बड़े उद्योगों में भी स्त्रियां काम करती हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। जब आर्थिक वो स्वयं अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी, पैसे की कमी नहीं होगी, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि हम अपना पूरा पैसा अपने आप से कमा रहे हैं, घर पे डिपेंड नहीं है। तो इस प्रकार का उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। आज भारतीय स्त्रियां विश्व के अन्य समाजों की स्त्रियों में तुलना में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, लेकिन इसके पश्चात भी उन्हें अनेक प्रकार की समस्याएं करने का मतलब सब कुछ होने के बाद, सब पदों पे आसीन होने के बाद भी लड़कियों के सामाजिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है, भारतीय स्त्रियों की समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय स्त्रियों की आज निम्नलिखित समस्याएं का सामना करना पड़ता है। कौन है? नंबर 1 है लिंग भेदभाव। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक रहा है। कहने मतलब पितृसत्तात्मक मतलब उसमें जो पितृसत्तात्मक फैमिली से मतलब है, जो उसमें सत्ता का पूरा भार रहता है वो पिता के ऊपर रहता है, और उसकी जो बागडोर चलती है वो पिता के नाम से ही चलती है। पिता के बाद उसका पुत्र होता है, वो घर की बागडोर संभालता है। लेकिन मातृ सत्तात्मक में क्या होता है, उसकी माता या पुत्री जो घर की कह लीजिए मुखिया होती है, वो मातृ सत्तात्मक परिवार होता है। जो पितृ सत्तात्मक होता है जिसमें पिता का अधिकार होता है, पिता के न रहने पर उसका पुत्र उसका अधिकारी हो जाता है। फिर अगले देख रहे हैं, पितृ सत्तात्मक समाजों में पुरुष की स्थिति उच्च होती है और स्त्रियों की निम्न होती है। जो पितृ सत्तात्मक परिवार होता है उसमें जो पुरुषों की जो वैल्यू होती है और महिलाओं की वैल्यू से उच्च होती है। भारतीय समाज में इसका अपवाद नहीं है। यहाँ पुत्री के जन्म को अभिशाप माना जाता है और लड़कों को अच्छा खाना, कपड़े तथा अन्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं। लड़के के आराम का ध्यान रखा जाता है। यही है लिंग भेदभाव, मतलब लड़का अधिक माना जाता है और लड़की कम माना जाती है, क्योंकि जो लड़का को होता है उसको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है, लड़की को कम दी जाती है। क्योंकि हमारे समाज में ये मेंटालिटी बनी हुई है कि लड़का जो होता है वो बुढ़ापे का सहारा होगा, और ये मेंटालिटी बहुत ख़राब है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़का और लड़की एक समान होना चाहिए। ठीक है। फिर है, जबकि लड़की को कठोर परिश्रम कराया जाता है, यानी लड़की को ज़्यादा काम करवाया जाता है कि हाँ घर के बर्तन भी धो लो, ये करो वो करो, कपड़े भी साफ़ करो, खाना भी बनाओ, घर की सफाई भी करो। इस प्रकार के तमाम उसको काम दिए जाते हैं कठोर से कठिन। लेकिन लड़का क्या होता है, दिन भर घूमता है, कुछ नहीं करेगा। शिक्षा ग्रहण करने में भी लड़कों को वरीयता दी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कों को वरीयता दी जाती है, लेकिन लड़कियों को कम वरीयता दी जाती है, और लड़कियों को शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। लड़कियों को पराया धन कहा जाता है। कहते हैं ना, लड़कियां पराया धन है, आज हमारे घर कल अपने ससुराल। ठीक है। हम ये सोचते हैं कि लड़की की जब शादी होगी तो उसको मन में, हम अगर कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि दूसरे घर में हमको बड़ा ऑड लगेगा, तो हम सोचते हैं कि लड़की को पता नहीं कैसा घर मिले, पता नहीं कैसा वर मिले, और कैसे अपने आप ज़िंदगी काटेगी। अगर एक गलत शादी लड़की की हो गई तो उसकी ज़िंदगी जो है नरक हो जाएगी, ज़िंदगी की दुर्दशा हो जाएगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक लड़की की ऐसे घर में शादी हो जाए जहाँ उसको अच्छा न लगता हो, तो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, वहाँ पर कैसे करेगी, कैसे वो अपने आप को वहाँ पर ढाल पाएगी। ये कभी कभी हम सोचते हैं कि लड़की कैसे अपने जीवन को चला पाएगी। अगर उसके मन की शादी नहीं हुई, मन की शादी का मतलब उसका घर जो परिवार ससुराल मिला वो अच्छा नहीं हुआ, तो उसकी लाइफ कैसे कटेगी। ये प्रकार की बहुत बड़ी समस्या रहती है लड़कियों के लिए। अतः उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। उस पर अनेक प्रकार की प्रतिबंध लागू किए जाते हैं और घर का कार्य करने के लिए उसे बाध्य किया जाता है। इन परिस्थितियों में वह पराश्रित और अबला बन जाती है। वह क्या हो जाती है, दूसरों पर आश्रित हो जाती है और अबला नारी कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे पारिवारिक समस्याएं कौन कौन सी हैं। भारत में संयुक्त परिवार तथा प्रचलित है। ये परिवार पितृ प्रधान होते हैं। दो जो हम यहाँ पर दो है वो पारिवारिक समस्याएं। परिवार का सबसे अधिक आयु का व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। कहने मतलब जो परिवार का सबसे अधिक आयु का जो बुजुर्ग
व्यक्ति होगा वही परिवार का मुखिया होता है और उसी के नाम से परिवार चलता है। इन परिवारों में स्त्रियों को दुर्दशा होती है, बाल विवाह होते हैं, लड़कियां अच्छी कच्ची उम्र में बन जाती हैं, लड़कियों की मैच्योरिटी नहीं होती है और वो माँ बनने के लिए उनको झेलना पड़ता है और वो डिलीवरी के सामान प्रसव के समय उनको ज़िंदगी की दांव पे लगा लेती हैं, ठीक है, क्योंकि बाल विवाह में इतना मैच्योर नहीं हो पाती हैं, माँ बनने के लिए तैयार नहीं रहती हैं और कम उम्र में वो माँ बन जाती हैं, इसलिए उनकी जान की जो रिस्क होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। उसका जीवन घर में कैद हो जाता है। इन परिवारों में आए दिन स्त्रियों में कलह होती है, उनका जीवन चूल्हे चौके तक सीमित रहता है। कहने मतलब उनका घर जो होता है चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाता है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती हैं। वैवाहिक समस्याएं, स्त्रियों को अनेक वैवाहिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाल विवाह उनकी प्रमुख समस्या है। मेन जो पॉइंट है गरीबी है और दूसरा है बाल विवाह, तीसरा है प्रथा दहेज। ये 3-4 प्रकार की जो समस्याएं हैं बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं हमारे भारतीय समाज में महिलाओं के लिए। फिर बाल विवाह के कारण छोटी उम्र में माँ बन जाती हैं, इसके कारण उनका शरीर और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। जब छोटी उम्र में माँ बन जाएंगी तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास होगा और रुक जाएगा, उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी, जो समस्याओं से जूझ जाती हैं। दहेज प्रथा के कारण ऋणग्रस्तता, निम्न जीवन स्तर, बेमेल विवाह, भ्रष्टाचार, अनेकताएं और मानसिक बीमारियों में तेज़ी से वृद्धि होती है। और उनकी मानसिक समस्याएं जो होती हैं क्या होती है, तेज़ी हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है और उनको बीपी प्रॉब्लम हो जाती है, तमाम प्रकार की उनको बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, पर्दा प्रथा। मध्यकाल विशेष रूप से मुस्लिम शासन काल में स्त्रियों को पर्दे में रखा जाने लगा। घर के वयस्क पुरुष तथा अन्य पुरुषों के समक्ष उन्हें घूंघट निकालना पड़ता है तथा इस कारण उनकी शिक्षा पर भी प्रतिबंध लग गया। कहते हैं कि जब घूंघट लड़की का निकाल लेगी तो उसके जो बड़े होंगे उसके सामने वो निकल नहीं सकती। जब निकल नहीं सकती है तो आगे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर भी नहीं जा सकती है। तो एक प्रकार का पर्दा प्रथा भी एक सामाजिक समस्या होता है महिलाओं के लिए। इससे उनके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है और पुरुषों के समझ उनकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। जो उनका मस्तिष्क का विकास होता है वो कम हो पाता है और जो पुरुषों के समक्ष पुरुषों के सामने लड़कों के सामने जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। सामान्यतः भारत में स्वास्थ्य का निम्न स्तर पाया जाता है। गरीबी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, स्वास्थ्य के नियमों के बारे में अज्ञानता, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव आदि के कारण स्वास्थ्य का सामान्य स्तर निम्न है। महिलाओं को तो समाज में दोयम दर्जा दिया गया है, अतः उनके स्वास्थ्य और उनके उचित ध्यान नहीं दिया जाता। वैसे भी लड़कों की तुलना में लड़कियों पर कम ध्यान दिया जाता। मैंने बोला ना कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पर कम ध्यान दिया जाता है, लड़कियों को कम पढ़ाया लिखा जाता है, लड़कियों को वो सब सुविधा नहीं दे पाते हैं लोग जितना लड़कों को देते हैं, क्योंकि लड़कों की जो मान्यता होती है वो अधिक होती है लड़कियों की अपेक्षा। उन्हें सुविधाएं लड़कों की तुलना में कम मिलती हैं और उनकी कार्य अधिक और उनसे कार्य भी देखो सुविधाएं कम दी जाती हैं और उनसे काम भी ज़्यादा करवाया जाता है, जिससे उनका मानसिक और फिजिकल विकास होता है और रुक जाता है। उन्हें भोजन में भी बचा खुचा खाने को मिलता है और इसी बात से घुट्टी पिलाई जाती है कि पुरुषों की भोजन कराने के पश्चात वे खाना खाएं। कहा जाता है कि पहले घर में जब खाना खाया जाए तो पहले पुरुष खा लें, जो बचे कुचे तब महिलाएं खाना खाएं। लेकिन ऐसा हमारा बिल्कुल भी मानना गलत है, क्योंकि वो भी एक इंसान होती हैं, उनको भी खाना खाना होता है, तो बराबर सब लोग बैठ के पैरेलल खाना खाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले पुरुष खाएं बाद में महिलाएं खाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुष सब एक ही इंसान, वो भी हैं, मानवता उनके अंदर भी उनके अंदर है। तो ऐसा जो होता है बिहेवियर नहीं करना चाहिए, ऊंचा नीचा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऊंचा नीचा व्यवहार नहीं करना चाहिए। खाना खाएं और कुछ बच्चा खुचा है वह मात्रा में कम भी क्यों ना हो वही खाना खाएं। पौष्टिक भोजन की बात तो दूर है, बाल विवाह के कारण वो जल्दी माँ बन जाती हैं, इससे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उनके बच्चे भी कमज़ोर पैदा होते हैं। इस कारण स्त्रियों की मृत्यु दर अधिक होती है और पुरुषों की तुलना में अनुपात भी कम है। जब स्त्रियों की जब कम उम्र में माँ बन जाएंगी तो मैच्योर नहीं होंगी, तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, जिससे वे ज़्यादा जिंदगी नहीं जीवित रह पाती हैं, पुरुषों की अपेक्षा पहले ही एक्सपायर हो जाती हैं, मृत्यु हो जाती है। विभिन्न रोगों के अलावा यौन रोग भी स्त्रियों में अधिक पाए जाते हैं। जो यौन रोगी संबंधी बीमारियाँ होती हैं पुरुषों की ज़्यादा अपेक्षा महिलाओं में कुछ ज़्यादा होती हैं। शैक्षणिक समस्याएं। भारत में साक्षरता की दर बहुत कम है। जहाँ तक स्त्रियों के प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व तो शिक्षा पर प्रतिबंध लागू थे। यद्यपि अंग्रेजों शासनकाल में इन प्रतिबंधों को खत्म करने के प्रयास प्रारंभ हो चुके थे, लेकिन बहुत कम स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर पाई। स्वतंत्रता के पश्चात यद्यपि शिक्षा का प्रसार हुआ, लेकिन फिर भी स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत अभी भी बहुत कम है।
जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ तब बहुत से कार्यक्रम चलाए गए कि लड़कियों की शिक्षा का स्तर बढ़े, लेकिन विफल रहा। लेकिन कुछ हद तक जो साक्षरता में सुधार हुआ है हमारे भारत देश में। फिर अगला क्या है, आर्थिक समस्याएं। देखेंगे आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। सरकारी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो कृषि, उद्योग, शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में स्त्रियों की पुरुषों की तुलना में कम वेतन तथा पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। अशिक्षा, अज्ञानता, पुरुषों पर निर्भरता, गरीबी आदि कारण अनेक स्त्रियां कम वेतन तथा पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए विवश हो जाती हैं। कहने का मतलब है, लड़की अगर आजकल देखा होगा तो लड़कियां कम पैसों पर जॉब के लिए मिल जाती हैं, क्योंकि उनका जो स्तर होता है, सोचते हैं कि लड़कियां सस्ती काम पे मिल जाती हैं। लड़का अगर 10,000 पे काम करेगा तो लड़की 5,000 पे काम कर लेगी, ऐसा लोगों को मानना होता है। ऐसा हमने देखा भी है, कहीं पे देखा है, कहीं सारी लड़कियां ही काम करती हैं 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये पे, और वो लड़का वो काम नहीं करता है क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा चाहिए। लड़की जो होती हैं उस कम पैसे में भी जॉब कर लेती हैं। ऐसा आर्थिक समस्याओं से उन्हें, जब आर्थिक समस्या से जूझ रही होती हैं और सेल्फ डिपेंड नहीं होती हैं, तो सोचती हैं कहीं ना कहीं मुझे एक जॉब मिल जाए और हम थोड़े पैसों में काम कर लेंगे, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। एक प्रकार की आर्थिक समस्या भी उनके लिए एक मुख्य सामाजिक समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सामाजिक समस्याएँ। वैसे तो पूरा परिवार विवाह संबंधी तथा पर्दा प्रथा की समस्याएं भी सामाजिक समस्याएं ही हैं, लेकिन भेद भी सामाजिक समस्या के अंतर्गत ही आता है। परंतु यहाँ वेश्यावृत्ति, देवदासी तथा प्रथा जैसी समस्याओं के प्रमुख सामाजिक समस्या के रूप में हम देखेंगे कि बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, निर्धनता तथा स्त्रियों के पुरुषों का उपयोग भी सामग्री के रूप में देखने के आदि के कारण वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। धार्मिक कारणों में देवदासी तथा प्रथा का आरंभ हुआ, जिससे समाज कारणों से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। धर्म के नाम पर स्त्रियों को भोगने की यह घटित प्रथा आज भी जारी है। इस प्रथा के पीछे भी अशिक्षा, अज्ञानता, निर्धनता तथा अंधविश्वासों का अधिक योगदान है। स्त्रियों की सामाजिक समस्या समाधान प्रयास की स्त्रियों की सामाजिक समस्याओं के निराकरण पर उनकी सामाजिक स्थिति को उच्च करने के पर्यंत स्वतंत्रता के पूर्व प्रारंभ हो चुके थे। इस समस्तों का अब यहाँ पर देखेंगे गैर सरकारी प्रयत्न कौन कौन से हैं। इसमें जो रहा है हमारा सुधार आंदोलन, कौन सा रहा है, सुधार आंदोलन। अंग्रेजी शासनकाल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना और सती प्रथा खत्म हुई। जो हमारे राजा राम मोहन राय थे वो सती प्रथा का अंत लेकर आए थे। ठीक है, उन्हें सती प्रथा अंत का जनक माना जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध जन जागृति आई और सरकार के विरुद्ध इसने 1856 में कानून बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती तथा महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा खत्म करने एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आधार प्रयास, क्योंकि बाल गंगाधर एक थे, बाल विवाह दयानंद सरस्वती जो थी वो भी बाल विवाह को रोकने और लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए कार्यरत रही। उनके प्रयासों से महिलाओं में चेतना उत्पन्न हुई। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से सन 1872 ईस्वी में विशेष विवाह अधिनियम बना, जिसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह तथा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्राप्त हुई। रमाबाई रामसे, एनी बेसेंट, मार्गारेट नोबेल, मैडम कामा आदि विदुषियों के साथ साथ अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट, विद्यालय, महिला संघ, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि महिलाओं के परिस्थिति उच्च करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान। ब्रह्म समाज की स्थापना करने में कुछ जो हमारे जो महिलाएं थी हमारे देश की, एनी बेसेंट, मार्गारेट, मैडम कामा, इन्होंने बहुत सारा काम महिलाओं के लिए किया, क्योंकि इनकी जो स्थिति थी वो सही हो और लगातार प्रयत्न करती रही। ये आपको ध्यान रखना कि 1872 में एक विवाह अधिनियम आया था, उसके तहत तमाम योजनाएं लाई गई महिलाओं की जो होती है सामाजिक दुर्दशा या सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा का अभाव। शिक्षा का प्रभाव स्त्रियों में स्वतंत्रता के पश्चात विशेष रूप से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। इसके फलस्वरूप स्वयं के प्रति वे अधिक जागरूक हुई। शिक्षा के कारण उनमें तर्क शक्ति और विवेक जागृत हुआ। वे समानता स्वतंत्रता के विचारों से ओतप्रोत नहीं हुए। इसके कारण उन्हें अनेक सामाजिक संस्कृतियों और विवाद से झेलना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम क्या है, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव। अंग्रेजी शासनकाल में भारत पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के संपर्क में आए। पश्चिमी संस्कृति में स्त्री को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हैं, उनके सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त है। इन्हीं सारी बातों का भारतीय पुरुषों के साथ स्त्रियों पर भी प्रभाव पड़ा कि वे स्वयं प्रति जागरूक हो गई। आर्थिक कठिनाइयाँ, निर्धनता, जीवन स्तर आदि के कारण परिवार न केवल आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, वरन समाज में निम्न सामाजिक स्थितियाँ भी निकलते हैं। इन परिवारों में उच्च आर्थिक वर्ग में जाने की इच्छा बनी रहती है। ऐसी स्थितियों में स्त्रियां
पढ़ लिख कर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करें, अपने परिवार की स्थिति को बरकरार करें, इसे करने में प्रयास दिखाई देती हैं। इसे दोहरी भूमिका के पीछे न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति उच्च करने का दृष्टिकोण होता है, वरन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने की भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन है? औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकरण नगरीकरण की प्रक्रिया ने स्त्रियों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर बढ़ा दिए हैं। वे शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तम रोजगार पाने लगी हैं। इससे न केवल उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, वरन वे आर्थिक रूप से भी निर्भर हुई हैं। कहने का मतलब लड़कियां आजकल सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, तो अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं। ठीक है, और घर से पैसा नहीं ले रही हैं, अपने आप से उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी जागृत हो रहा है। नगरीय क्षेत्र में पाई जाने वाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता के परिणामस्वरूप वे प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह भी करने। आजकल लव मैरिज, प्रेम विवाह देखने को ज़्यादा मिलता है। अंतरजातीय मतलब इंटरकास्ट भी शादी कर सकती हैं और कर रही हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के कारण परिवार में भी उनकी स्थिति इच्छ हो गई है। इस कारण सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अब वे पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं। अब धीरे धीरे ज़माना बदल चुका है और महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों पर अब कम निर्भर हैं। ठीक है, फिर हमारा है संयुक्त परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की जो दशा है अत्यंत निम्न थी। औद्योगिकरण एवं निम्नीकरण के कारण, ठीक है, एकाकी परिवारों में तेजी से वृद्धि हो रही है। एक ही परिवार में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर होती है। इससे स्त्रियां की स्थिति में तेजी से उन्नति हुई। अब देखो सरकारी पर्यटन कौन कौन थे, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले संविधान द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई। सन 1954 के विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा विवाह की आयु निश्चित की गई है। जो हमारा ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, किस विवाह अधिनियम के तहत जो हमारी शादी करने की उम्र थी 18 और 21 साल रखी गई थी। अंतरजातीय विवाह अथवा पुनर्विवाह पर रोक हटाई गई। साथ ही स्त्रियों को भी विवाह विच्छेद का अधिकार, कहने का मतलब स्त्रियों को भी तलाक करने का एक अवसर या एक अधिकार प्राप्त हुआ। 1961 में बिना दहेज निरोधक अधिनियम को 1986 में अधिक कठोर बनाया गया। कहने का मतलब बिना दहेज के शादी का एक कानून बना है जो 1961 में बना और बाद में इसे और कठोर बना दिया गया 1986 में। सन 1961 एवं 1976 में मातृत्व हित लाभ अधिनियम निर्माण किया गया। सन 1956 में अनैतिक विवाह निरोधक अधिनियम बनाया गया जिसे 1986 में संशोधित किया गया। महिला का अवैध चित्रण निषेध अधिनियम 1986 में बनाया गया। सन 1948 के कारखाना अधिनियम के सन 1976 में संशोधित किया गया तथा 1976 में सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया। उपरोक्त अधिनियम के कारण स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, वैवाहिक, व्यावसायिक आदि क्षेत्रों में सुरक्षा प्राप्त हुई। इन अधिनियमों के प्रभाव से उनका पारिस्थितिक उल्लेखनीय रहा। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या है। सन 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। कितने साल में हुई? सन 1992 में महिला राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई। आयोग स्त्री अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध कार्यवाही करता है। इसके अतिरिक्त सरकारी स्तर पर विभिन्न स्त्रियों को रोजगारों और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। 1993 में महिला समृद्धि योजना लाई गई। 1993 में क्या लाई जाएगी? महिला समृद्धि योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। सन 2001 में महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति तैयार की गई। इसका उद्देश्य समाज में स्त्रियां पुरुषों के बराबर अधिकारों का उपयोग कर सकें ऐसे वातावरण निर्मित करना है। इसके अतिरिक्त पुनर्वास केंद्र, निराश्रित महिला सदन, महाविद्यालयों में महिला विकास केंद्र, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला कोष, ग्रामीण महिलाओं के लिए डगवारा योजना आदि के लिए योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई। इसके अतिरिक्त निम्न आय वर्ग के लोग महिलाओं के लिए डाकघर तथा भारतीय जीवन बीमा द्वारा अनेक योजनाएं लागू की। सन 1999 भारत सरकार ने स्त्री शक्ति पुरस्कार, सन 1999 में केंद्र सरकार ने स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना की प्रारंभ करी। तो इतना कुछ था। ठीक है, अब हम जो बच्चों की सामाजिक समस्याएं थी जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। बच्चों की सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस बच्चों की जो सामाजिक समस्याएं और उनके मुद्दे कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो ये वीडियो था। इस वीडियो में देखो आप इतना हम थोड़ा पढ़ा दिए हैं तो आपके समझ में जो आए वो पॉइंट वाइज आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगला हम जो बताएंगे कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कि जो कट ऑफ होगी पेट की वो क्या रहेगी जिससे हम यूपी तपेलसी मुख्य सेविका का एग्ज़ाम देने को पाएँ। तो बताएंगे जितने भी लोग यूपीएनएचएम का जितने भी लोग एक फॉर्म फिल किए थे मुख्य सेविका वाला, सारे लोग एग्ज़ाम देखने को पाएंगे और ऐसा नहीं कि कोई एग्ज़ाम देने को ना पाए। तो आप तैयारी करते रहिए और कट ऑफ की टेंशन मत लीजिए। आपका जब नाम आएगा तो आपकी जब अच्छे से तैयारी होगी तो आपकी एक सीट चाहिए। 2693 में से आपको एक सीट चाहिए, बाकी 2692 सीट से आपका कोई मतलब नहीं है। तो पढ़ते रहिए आराम से, बार बार रिवीजन करते रहिए। जब बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में जो देखने को क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस के साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो और एग्ज़ाम अच्छे से करिए। धन्यवाद, थैंक यू।